कश्मीर घाटी में कल 12 घंटे के भीतर 2 टारगेट किलिंग से एक बार फिर से वहां खौफ का माहौल है। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद बडगाम में बिहारी मजदूर की हत्या कर दी गई। हत्या की इन घटनाओं के बाद से गैर कश्मीरियों का पलायन शुरू हो गया है। 6 तस्वीरें देखिए किस तरह पिछले कुछ दिनों में बाहरी लोग आतंकियों के निशाने पर आ चुके हैं। ये तमाम वो चेहरे जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। गैर कश्मीरियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की ओर से। बडगाम की ये हाल की घटना, उसके पहले कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या, सरकारी टीचर को निशाना बनाया गया, साथ ही राहुल भट्ट को। ये तमाम वो तस्वीरें दर्शा रही कि कैसे इस वक्त घाटी में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। हिंदुओं और बाहरियों पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर कल बैंक मैनेजर की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आज मैनेजर विजय कुमार का शव उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ के नोहर के भगवान गांव पहुंचा है। एम्बुलेंस से शव पहुंचते ही पूरा गांव दरअसल गमगीन हो गया और परिजनों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। थोड़ी देर में मैनेजर विजय कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर की हत्या कर दी थी। तो बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव हनुमानगढ़ पहुंच चुका है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच पैतृक गांव में इस वक्त माहौल गमगीन है। कल बैंक मैनेजर की ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। हनुमानगढ़ बैंक मैनेजर विजय कुमार का शव लाया गया है। शव पहुंचने से ही पूरे इलाके में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद आज कश्मीर घाटी के लिए बेहद अहम दिन है। एक तरफ दिल्ली में हालात पर अहम बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यकों ने बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर दिया है। रात को ही कई कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी जम्मू लौट आए। ये सिलसिला आज तेज होगा। इन तस्वीरों ने एक बार फिर 1990 के उस सर्द रात की टीस को हरा कर दिया है, जब कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने पर विवश हुए थे। ये 2022 है। 32 साल बाद फिर कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में काम कर रहे गैर कश्मीरियों के लिए वही हालात बन रहे हैं। टारगेट किलिंग के खौफ से घाटी के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे गैर कश्मीरी जम्मू की तरफ कूच करने लगे हैं। ये तस्वीर देखिए। देर रात को श्रीनगर से कुछ लोग जम्मू पहुंचे हैं। सर अभी हम श्रीनगर से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या सिचुएशन है? आप क्या एम्प्लॉई हैं? जी मैं एम्प्लॉई हूँ। मैं पीएम पैकेज में एजुकेशन में हूँ। अच्छा, एजुकेशन। तो क्या अभी सिचुएशन, कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? सर अभी तो हमारे साथ काफी लोग, सुबह से तो बहुत लोग निकल चुके थे, तो हम थोड़ा लेट हो गए। तो मेरे साथ भी कम से कम अभी 15 फैमिलीज थी, तो वो भी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो लोग अभी। और सुबह से भी कम 30-40 फैमिलीज आ चुकी है। अच्छा, अभी भी 2-4 गाड़ियां आपके साथ आई? जी ये 4-5 गाड़ियां मेरे साथ ही आई हैं सब। ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी है, सब गाड़ी। अनंतनाग के मत्तन कैंप की ये तस्वीर देखिए। सामान बांधे लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने आज से अनंतनाग छोड़ने का ऐलान किया है और अनंतनाग जिले के कलेक्टर से बनिहाल टनल तक के लिए सुरक्षा की मांग की है। हालात की नजाकत को देखते हुए डीसी और एसएसपी लोगों को समझाने पहुंच गए। अधिकारियों ने अनंतनाग छोड़ने पर आमादा गैर कश्मीरी कर्मियों से लंबी बात की, लेकिन ये लोग घाटी छोड़ने पर आमादा हैं।
जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं हो रही है, हम प्रशासन से पहले दिन से, जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, तो डे 1 से हम यही बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से सेफली निकाला जाए। इस दौरान हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, सबके साथ, IGP कश्मीर, इवन LG एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे आला अधिकारी मौजूद थे और हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने एक ही मांग रखी, हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक घाटी के अंदर हालात सामान्य न हो। ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब 3000 कर्मचारी अनंतनाग छोड़ चुके हैं। अकेले मतन इलाके 20 गाड़ियां जम्मू कूच कर चुकी हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हालात कितने विकट हैं, उसे इन तस्वीरों से समझिए। हम चाहते खाली ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। बस हमारी सीधी सादी मांग है कि हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। हम वहाँ अब सर्वाइव नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं, हम सारे जो हैं घबराए हुए हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं। कश्मीर में घाटी के अलग अलग इलाके से जम्मू पहुंचे कर्मचारियों ने कल विशाल प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उनमें खासा गुस्सा था। इन लोगों का कहना है कि घाटी में वो सुरक्षित नहीं और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। टोटली अनसेफ है वहाँ पे, हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाकी आना पड़ा हमें वहाँ पे। सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको जिला मुख्यालय में तबादला किया सर लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंदर आके मार रहे हैं तो बंदा कहाँ जाए? देखो ना, अभी किलिंग हुई है बैंक के अंदर, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, बंदा कहाँ जाएगा? बंदा बोल। सर आज वहाँ कोई भी हिंदू मिनॉरिटी में जो भी वहाँ बंदा है, कोई भी सेफ नहीं है। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, किसी कम्युनिटी का प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक बंदा वहाँ आके उनकी बात सुनता है। आज सर हमारी बात यहाँ सुनने के लिए एक भी सरकारी आदमी, एक भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। शेम है सर, शेम है, शेम। ऐसा ही प्रदर्शन श्रीनगर में भी हुआ है। इन सब के पीछे वजह है टारगेट किलिंग। कल चंद घंटे के भीतर 2 गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे पहले कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर घुसकर गोली मारने की खबर आई। वारदात की CCTV तस्वीर देखिए। आतंकी करीब 10:51 पर बैंक में घुसा और बैंक मैनेजर को 3 गोलियां मारकर फरार हो गया। बैंक मैनेजर विजय राजस्थान के रहने वाले थे और 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। इसके बाद देर शाम बड़गाम से खबर आई, आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया, जिसमें बिहार के दिलखुश नाम के मजदूर की मौत हो गई। दूसरा मजदूर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। घाटी में 1 महीने के अंदर टारगेट किलिंग की ये 8वीं वारदात है। टारगेट किलिंग की कल की वारदात के बाद कश्मीरी पंडितों की आपात बैठक में 3 फैसले लिए गए। सुरक्षा खतरे को देखते हुए पूरी कश्मीर घाटी में चल रहे विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। आज सुबह से सारे कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी घाटी से बाहर पलायन करें। आगे की रणनीति तय करने के लिए सारे प्रदर्शनकारी नवयुग टनल के आगे इकट्ठा होंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिरी रिक्वेस्ट, कि प्लीज इनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं? क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? जाहिर है कश्मीर के हालात सरकार के लिए चिंता की खबर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज एक उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। इस बैठक से एक रोज पहले ही कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ चीफ समनत गोयल के साथ गृह मंत्री कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आज की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से कमलजीत संधू हैं, श्रीनगर से अशरफ वानी हैं और जम्मू से सुनील जी भट्ट हैं। सबसे पहले सुनील जी भट्ट आपका रुख करते हुए, क्योंकि कल आप उस प्रदर्शन रैली में शामिल थे जिसमें तमाम लोग इस बात पर रोष जता रहे थे कि आखिरकार अगर ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में है तो क्यों उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता है, क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो वो नौकरी छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। कैसा माहौल, कैसा वहां पर इस वक्त स्थिति आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा। इस समय जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, उनका पलायन लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि किस प्रकार सैकड़ों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी है वो पलायन करके जम्मू आ गए और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया जम्मू में।
और उग्र प्रदर्शन किया और लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने आप को कश्मीर घाटी में असुरक्षित महसूस करते हैं और सरकार को तुरंत उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। और उसका एक ही समाधान है कि जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते तब तक अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों का तबादला जम्मू संभाग में किया जाए या किसी अन्य राज्य में किया जाए, क्योंकि अभी वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उससे उनमें भय उत्पन्न हो गया है। कल रात को भी हमने देखा कि किस प्रकार मासूम मजदूर जो कि एक ईंट के भट्ठे पर काम करते थे मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में, उनको भी निशाना बनाया गया। 2 मजदूरों पर गोली चलाई गई आतंकवादियों के द्वारा। दुर्भाग्य से एक मजदूर की इस आतंकी हमले में मौत हो गई। बिहार का वो रहने वाला है। तो साफ तौर पर नेहा आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो कि अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए कश्मीर में काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हो या सरकारी कर्मचारी हो, उनको आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। तो इसको लेकर आक्रोश है, लोगों में रोष भी है, नाराजगी भी है और सरकार के प्रति उनका यही कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि ये कोई एक हादसा नहीं हुआ है। बार बार अगर हम देखें पिछले कुछ समय में लगातार हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो अब वो चाहते हैं कि सरकार को तुरंत उनका तबादला जम्मू संभाग में करना चाहिए। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अशरफ, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं बडगाम में जहां पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिससे डर और दहशत का माहौल सबसे ज्यादा वहां पर बना हुआ है। अनंतनाग से आज सामूहिक पलायन की खबर आ रही है, उसको लेकर क्या ताजा तस्वीर है, क्या तैयारी की गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस सामूहिक पलायन के नतीजे काफी ज्यादा विभत्स हों। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ दरअसल मैं खड़ा हूँ ये शेखपुरा बडगाम है और शेखपुरा में ही सबसे बड़ा जो माइग्रेंट कैंप कहें या फिर पंडित कॉलोनी जिसको आमतौर से यहाँ बडगाम में कहा जाता है वो है। ये सरकार की तरफ से एक सुरक्षित जो है हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई थी इन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अल्पसंख्यक और कश्मीरी पंडित परिवारों से आते हैं। और यहाँ पर ही राहुल भट्ट जिसकी सबसे पहले पिछले महीने हत्या हुई थी चाडोरा में, उनका परिवार वो भी इसी कैंप में रहते थे। अब हम आपको यहाँ तस्वीरों में, क्योंकि हम थोड़ा बाहर है इस हाउसिंग कॉलोनी से, लेकिन हम पूरी हाउसिंग कॉलोनी में घूमे और देखा कि इन कर्मचारियों के बीच डर कितना है। और ये भी खबर है कि ये जो यहाँ अंदर लोगों ने कहा कि बीती रात जो है 6 परिवार यहाँ से जम्मू के लिए पलायन कर चुके हैं और जो बाकी परिवार भी यहाँ सरकारी कर्मचारियों के और कश्मीरी पंडितों के रहते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनके बच्चे अभी स्कूलों में यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनकी माइग्रेशन वगैरह जो है वो थोड़ा सा इनको है। लेकिन मन और दिल उन्होंने बना लिया है कि सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही है, हम अब यहाँ से फिलहाल जम्मू के लिए जाएंगे। और जत्थी कप जो कि जम्मू में सबसे बड़ा माइग्रेंट कैंप है कश्मीरी पंडितों का, वहाँ पर अब ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि 8 जून यानी मात्र 4 दिन बाद जो है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार जो है खीर भवानी का मेला होने जा रहा है। हर साल देश दुनिया से हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित जो विस्थापित थे वो उस मेले की शिरकत के लिए किसी भी हाल में जरूरी आती थी। अब की बार जो है उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। हमने आज तक की माध्यम से वहाँ भी एक रिपोर्ट तैयार की है जो कुछ देर बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं अब ये तलवार जो है इन टारगेटेड किलिंग्स की उस मेले पर भी लटक रही है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो अब की बार खीर भवानी के मेले में शिरकत नहीं करेंगे एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट। वो उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट है कि उनकी सुरक्षा यहाँ पर बहाल नहीं की जा रही है, प्रशासन और सरकार की तरफ से उनको सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, इसलिए वो खीर भवानी के मेले को लेकर जो है उन्होंने बहिष्कार का आह्वान किया है कि हम इस मेले में शिरकत नहीं करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को बताते थे कि कश्मीर में पिछले महीने से शुरू हुई आतंकी घटनाओं के बाद से सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाने पर ले रही हैं। सवाल यही उठ रहा है कि सरकार माकूल सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही। सरकार आपकी है, वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका? हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आ जाती है, जो मोदी सरकार पर आ जाती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। कश्मीर में निरंतर हिंदुओं की हत्या जो हो रही है
वो इसको ध्यान में रख करके हो रही है कि हिंदू कश्मीर की घाटी छोड़ दें। वो टूरिस्ट के रूप में भले ही जाएं, लेकिन वहाँ रहवासी बन के न जाएं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार तुरंत कोई ऐसा कदम उठा लेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार, जिसमें कि टेररिस्ट कश्मीर की घाटी छोड़ेंगे और हिंदू कश्मीर की घाटी में रहेंगे। मुझे तो यकीन है, क्योंकि मोदी जी ने हर चैलेंज को स्वीकार किया है कि बहुत जल्दी कश्मीर की कॉम्बिंग शुरू होगी और जैसे कंघी से बीन के जुए मार दिए जाते, इसी तरह से आतंकवादी मार दिए जाएंगे। पाकिस्तान को इसकी काली करतूतों के लिए, पाकिस्तान ने जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करने की एक साजिश और कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे घाटी से लगातार पलायन हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर पलायन का ऐलान किया गया है। इस बीच आज दिल्ली में कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अहम बैठक करेंगे, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शिरकत करने वाले हैं। कल भी एक बैठक की गई थी, लेकिन आज कुछ बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्रालय में यह अहम बैठक होनी है। टारगेट किलिंग पर सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, आज की मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है। कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स हैं और ये प्री शेड्यूल मीटिंग अमरनाथ यात्रा को लेकर है, उसकी सुरक्षा को लेकर है, उसमें किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है, चिंताजनक बात है। और तपन डेका जो कि आईबी के ऑपरेशनल चीफ हैं, वो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। आपको बता दें, जो क्रैक टीम ऑफ एमएचए है वो बिल्कुल क्रैक और बिल्कुल ध्यान दे रही है। पर लगातार जिस तरह से ये किलिंग्स हो रही हैं, उसमें बात आ रही है कि किस तरह से जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर हमें बताया गया है कि 50 के करीब हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, यानी वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई आसानी से नहीं हो सकते हैं। जो कुलगाम की भी घटना है, उसमें भी एक युवक आता है, पिस्टल निकालता है, गन डाउन करता है, फिर भाग जाता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले अपने आप को घोषित नहीं कर रहे हैं आतंकी। वो AK-47 की तरह के साथ अपना फोटोग्राफ, पहले जैसे एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, अब ये वो लोग हैं जो चुपके से आते हैं, गोली दागते हैं और वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार पिस्टल्स के कंसाइनमेंट है, आर्म्स एम्यूनिशन के कंसाइनमेंट है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए आ रहे हैं। तीसरी बात है कि रेडिकलाइजेशन और एलियनेशन काफी हद तक बढ़ गया है, उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि एक मस्कुलर पॉलिसी तो है, लेकिन जो बाकी जो रूट इश्यूज हैं उन्हें नहीं देखा जा रहा है। और शायद इसी वजह से जिस तरह से ये आतंकी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, अब चिंता की बात है। जाहिर सी बात है, एक पैनिक का सिचुएशन है, एक फेयर साइकोसिस है। पाकिस्तान का रोल तो है ही, लेकिन जो काउंटर स्ट्रैटेजी है कि लगातार काउंटर टेरर ऑपरेशन किए जाएं। महीने की बात करें, मई में 14 ऑपरेशंस किए गए, उसमें 27 आतंकी मारे गए, 20 उसमें लोकल थे, 7 पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान का तो रोल है ही, और जिस तरह से वो वेपन्स भेज रहा है, लेकिन काउंटर स्ट्रैटेजी भी पक्की होनी चाहिए। जो एक बात आ रही है कि एलियनेशन और रेडिकलाइजेशन है, उसको रोकथाम नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा संकेत है। और दूसरी बात ये है कि ये एक धक्के की बात जरूर है कि जहां पर कोशिश कर रही है सरकार कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाए, एक नॉर्मलसी का एक सेंस हो, वो अब नहीं रहा है। पिछले महीने ही जितेंद्र सिंह है, MOS PMO है, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद अपने आखिरी फेज पर है। पर जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कई लोग इस पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और सुनील जी भट्ट और अशरफ वानी का भी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी घाटी के बारे में दे रहे थे। वहां पर कैसी स्थिति और हालात है, ये बेहतर इस तरीके से समझा जा सकता है कि बैंक मैनेजर की बैंक के अंदर गोली मारकर आतंकियों ने बेखौफ होकर हत्या कर दी। ये उस वक्त की CCTV फुटेज हम आपको एक तस्वीर में दिखा रहे हैं, जब ये आतंकी इस बैंक में दाखिल हुए और विजय कुमार को गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। आज पैतृक गांव उनका शव लाया गया है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हनुमानगढ़ी राजस्थान, जहां पर विजय कुमार का शव दाह संस्कार के लिए लाया गया है। कुलगाम में बेरहमी से आतंकियों ने विजय कुमार को मार डाला था। बैंक मैनेजर के पद पर तैनात थे, राजस्थान से यहां कुलगाम आए थे नौकरी करने, लेकिन वापस अब
निर्जीव शरीर उनके गांव पहुंचा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खीर भवानी मेले का बहिष्कार कश्मीरी पंडित करेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया। हमारे संवाददाता भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि खीर भवानी मेले का कश्मीरी पंडित बहिष्कार करने वाले हैं। ये एक बड़ा मेला होता है जिसको लेकर वहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। इसी महीने इस मेले का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर अब कश्मीरी पंडितों की ओर से ऐलान किया गया है कि वो मेले में शिरकत नहीं करेंगे। इस मेले की सुरक्षा को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टारगेट किलिंग्स के बाद इस तरीके के मेले के आयोजन को लेकर तमाम सवाल, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और ऐसे में कश्मीरी पंडितों की ओर से भी ऐलान कि वो इस मेले का बहिष्कार करेंगे। और इसी को लेकर अब तमाम सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि आखिरकार जब घाटी में इस तरीके का दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है तो क्या वाकई खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों का शिरकत करना या फिर ना करना खतरे से खाली नहीं। और इस बीच बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई अंतिम संस्कार के बाद अब ये पहला मौका होगा जब पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिल सकते हैं सीएम भगवंत मान, क्योंकि लगातार गुस्से और रोष का सामना वहां की सरकार को करना पड़ रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी विड्रॉल क्यों किया गया, सिद्धू मूसेवाला की इनकी सुरक्षा क्यों घटाई गई। और शायद यही बड़ी वजह है कि कल जब वहां के विधायक पहुंचे तो उन्हें गुस्से और रोष का सामना करना पड़ा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे मनसा से जुड़ रहे हैं। अरविंद, कब ये मुलाकात बताई जा रही है? देखिए, सुबह 8 बजे ही जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, उनको सिद्धू मूसेवाला के घर पर आना था, लेकिन यहां पर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। जो लोकल आम आदमी पार्टी के एमएलए थे उनको, उसके बाद प्रोग्राम डिले हुआ। लेकिन अभी अभी जो एसएसपी मानसा हैं गौरव थोरा, उन्होंने हमें ये बताया है कि जो सीएम है वो आने वाले हैं, उनका प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। अगर यहाँ पर देखें तो सीएम सिक्योरिटी है वो अब सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर मौजूद है। सुबह के वक्त यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था। विरोध प्रदर्शन के बाद वो डिप्लॉयमेंट हटा जरूर लिया गया था, लेकिन हम कैमरामैन अंकित खंडेलवाल को कहेंगे कि वो फोर्स दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिर से फोर्स की तैनाती हो गई है। यहाँ पर ये फोर्स पंजाब फोर्स की भारी यहाँ पर तैनाती हो गई है। सुबह के वक्त ये एक बार जरूर सस्पेंस बरकरार हुआ था, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद फोर्स यहाँ से हटा ली गई थी, उसके बाद सस्पेंस जरूर हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही एसएसपी मानसा ने ये क्लियर किया है कि शेड्यूल्ड है सीएम का प्रोग्राम और सीएम आएंगे। जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन ये जरूर है कि सुबह के वक्त यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला के समर्थक थे नेहा, और जो आसपास के लोग थे, जो फैंस थे, उन्होंने बकायदा विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे उनको यहाँ से विरोध प्रदर्शन करने के बाद भगा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक बार सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जो भगवंत मान थे वो कभी भी आ सकते हैं। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और हत्याकांड के बाद सवाल उठने लग गए थे। देखिए, ये एक मेटल डिटेक्टर है, ये यहाँ पर लगाया जा रहा है। जो सीएम है उनके आने की जब जानकारी पुख्ता हुई उसके बाद ये यहाँ पर तैयारियां हो रही है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। इस वजह से ये मेटल डिटेक्टर लगाया जा रहा है। यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी से जुड़े लोग वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं, इस हत्याकांड के बाद बकायदा सवाल उठे थे परिवार की तरफ। परिवार ने भी सवाल उठाया था कि जो सुरक्षा है वो घटा दी गई और इसका फायदा जो शूटर्स थे उन्होंने उठाया। लेकिन पंजाब पुलिस के जो डीजीपी थे उन्होंने क्लियर किया था, तस्वीरें हम आपको सिक्योरिटी की दिखाते हैं, उन्होंने क्लियर किया था कि जो सिक्योरिटी है वो घटाई नहीं गई थी, 2 कमांडो सिर्फ हटाए गए थे। लेकिन
इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, अब फिलहाल यहाँ पर अधिकारी है वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। भगवंत मान चूंकि आने वाले हैं और इस वजह से यहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है। लेकिन सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम था जो काफी डिले हुआ क्योंकि यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं जो ये सिद्धू मूसेवाले का घर का मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो फिर से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर सुरक्षा को ध्यान में अरविंद, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि आखिरकार सीएम उनके अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं पहुंचे, जब पूरा गांव उमड़ पड़ा था। ये कहा जा रहा था कि उम्मीद है कि सीएम भी वहां पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है नेहा, और ये आशंका भी थी पुलिस को, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है पंजाब की, आशंका थी क्योंकि देखिए इस पूरे हत्याकांड के बाद ही सरकार पर सवाल उठने लगे थे। परिवार जो सिद्धू मूसेवाले के पिता थे उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी थी सरकार को और आरोप लगा था, सरकार को क्रिटिसाइज किया था और ये लगातार ये आरोप लग रहे थे कि सरकार ने सुरक्षा घटाई। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा था कि सरकार ने सुरक्षा घटाई, तो उस वक्त काफी ज्यादा आक्रोश था। लेकिन अब चूंकि जो लोकल एसएसपी हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने बकायदा नजर बनाए रखिए। जब वहां पर सीएम पहुंचेंगे तब आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे। लेकिन इस बीच अगली खबर का रुख करना होगा। ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाल की कानूनी जंग के बीच आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने इन मामलों को लेकर अहम बयान दिया है। ज्ञानवापी को लेकर आस्था और विश्वास को तो उन्होंने जायज बताया, लेकिन ये भी जोड़ा कि हर मस्जिद को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। भागवत ने यह भी साफ कर दिया कि आरएसएस अब मंदिर को लेकर आंदोलन नहीं करेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है? ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है या फव्वारा? इस विवाद का निपटारा तो वाराणसी जिला कोर्ट को करना है, लेकिन हिंदू पक्ष के शिवलिंग के दावे के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी के इतिहास को बदला नहीं जा सकता। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। ज्ञानवापी विवाद उठने के साथ देश के कई हिस्सों में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां मस्जिदों या मकबरों को प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। मथुरा का ईदगाह, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, ऐसे कुछ बड़े उदाहरण हैं जिसे लेकर विवाद उठा है। भागवत का कहना है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। हालांकि भागवत ने इस बात को भी साफ किया कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे क्यों उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये सब उनके खिलाफ नहीं हो रहा। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। साथ ही भागवत ने साफ किया कि आगे आरएसएस ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया।
अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। भागवत का ये बयान बेहद अहम है। वाराणसी के साथ इस वक्त कई जगहों पर हिंदू संगठन मस्जिदों और मकबरों को प्राचीन मंदिर बताकर आंदोलनरत है, जबकि संघ प्रमुख ने इन आंदोलनों से अपनी दूरी बनाने की बात कह दी है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी में शामिल होंगे। पीएम 80,000 करोड़ के 1,406 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में कृषि और संबद्ध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एरोस्पेस, हथकरघा तथा कपड़ा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 2018 में निवेशक सम्मेलन हुआ था। इसमें 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया था। इसके बाद से ही 2 बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई कर चुकी है। आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। पीएम आज राष्ट्रपति के कानपुर देहात स्थित पैतृक गांव भी जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय प्रशांत कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सर, जिस तरीके का आदेश है उठाने का सीयूजी नंबर और जिस जिस जिले में आप किस किस से इम्प्लीमेंट कराएंगे इसको? शासन के स्तर पे जन सुनवाई और जन समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाना तय किया गया है और शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। ये देखा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के से मिलने अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इनके समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए ही ये निर्देश दिए गए हैं। ये भी शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने खुद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तथा उन्होंने एक आदेश में निर्गत किए हैं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब सबूत खंगाले जा रहे हैं और सबूत बन रहे हैं वो वीडियो जो पुलिस को हासिल हुए हैं। सबूतों के आधार पर ही जांच की आंच तेज हो गई। वीडियो नंबर 1, थार के पीछे कार। वीडियो नंबर 2, सिद्धू की गाड़ी का पीछा। वीडियो नंबर 3, हमलावरों की कार। वीडियो नंबर 4, सिद्धू की तेज रफ्तार थार। वीडियो नंबर 5, थार का पीछा करती सफेद कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक सामने आ रहे ये वीडियो कत्ल की उस कहानी के अहम किरदार और चश्मदीद भी बनते जा रहे हैं, जिस कहानी के सिरे तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब तक सामने आए वीडियो में ये सबसे ताजा वीडियो है। एक खाली पड़ी संकरी सी सड़क पर अचानक तेज रफ्तार थार गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। ये वही थार है जिस पर सिद्धू मूसेवाला सवार था, बल्कि वो खुद इस गाड़ी को चला रहा था। लेकिन इसी वीडियो से एक बात और पता चली है, वो ये कि सिद्धू मूसेवाला की थार के गुजरने के चंद सेकंड के बाद एक और गाड़ी बड़ी ही खामोशी से गली से निकलकर उसी सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है। ये गाड़ी बोलेरो है, जिसके बारे में पुलिस का अंदाजा है कि इसी बोलेरो गाड़ी पर वो हमलावर सवार थे जिन्होंने आगे जाकर सिद्धू मूसेवाला को अपना निशाना बनाया था। इस वीडियो में भी वो बोलेरो गाड़ी नजर आ रही है जिस पर कातिल सवार थे। AN-95 और AK-47 जैसे बेहद आधुनिक हथियारों से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसकी ही कार में छलनी कर दिया गया था। गोलियां इस रफ्तार से सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई गई थी कि उसे अपनी ही सीट पर झुकने तक का वक्त नहीं मिला। हालांकि अभी तक इस हत्याकांड में किसी भी तरह का कोई चश्मदीद सामने नहीं आया, लिहाजा अब पुलिस को इन्हीं वीडियो के जरिए अपनी कहानी को सुलझाकर उस कातिल को जमाने के सामने लाने की जिम्मेदारी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के सहारे पंजाब पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और पंजाब पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसके हाथ कातिलों के गिरबान तक होंगे।
उधर हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को अपनी हत्या का खतरा मंडरा रहा है। लॉरेंस ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि मूसेवाला मर्डर केस में उससे किसी भी तरह की पूछताछ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हो, उसे पूछताछ के लिए पंजाब न भेजा जाए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। तो सोनी साहब तो यहाँ के हैं, आपका जहाँ ये तल्लुकारा का होना है, कौन की कॉन्सिक्वेंसी है अमृतसर सेंटर, वहीं पे ये होना है, ब्लू स्टार का है। सेंटर ऑलरेडी इतनी बटालियन भेज रही है फॉर द सिक्योरिटी, एंड जो वहाँ का 5 टाइम MLA है, आप कहते हैं कि ही इज नॉट ऑन द थ्रेट परसेप्शन। तो वी हैव सेड कि भी आप यूनियन ऑफ इंडिया को बोलिए कि रिपोर्ट करें। इस बीच मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सराज सिंह उर्फ मिंटू अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मिंटू के इशारे पर वारदात में इस्तेमाल हुए वाहन मुहैया करवाए गए। पुलिस को आशंका है कि सराज के इशारे पर ही हत्याकांड में कुछ छात्रों को शामिल किया गया था। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक।